हेलो फ्रेंड्स। सिविल सर्विसेज फाइटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूबल जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए ला सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन आया वो ये था कि ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस वक्त जो उनका जीवन हो स्थायित्व आ गया, एक जगह टिक कर रहने लगे। जबकि ऋग्वैदिक काल में पशुचारणी थे, इधर उधर घूमते रहते थे पशुओं के चारे की खोज में। तो इसका क्या परिणाम हुआ कि जब एक जगह रहने लगे तो कृषि का महत्व बढ़ गया और पशुपालन का महत्व कम हो गया। अब क्योंकि ये गंगा घाटी में इनका प्रसार हुआ था, ठीक है, और लोहे का प्रयोग करने लगे थे। इससे क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। हमारे जो लोहा है, लोहे का प्रयोग सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में हुआ, हथियारों के रूप में हुआ, और फिर जब कृषि में हुआ तो कृषि क्षेत्र के उत्पादन में क्रांति आ गई। हमें लोहे के साक्ष्य भी मिलते हैं जो अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं। और लोहे के लिए इस वक्त साहित्य में श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क कहा गया है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम लेते हैं कृषि को। कृषि इस काल में प्रमुख व्यवसाय बन चुका है, अर्थात पशुपालन अब प्रमुख आर्थिक क्रिया नहीं है। प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि है। इसका इसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसके साक्ष्य में उस वक्त के जो साहित्य है उससे मिलता है। जो सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण में 6, 8, 12, 24 बैल वाले हर हल का वर्णन मिलता है। अर्थात ये हल इतने भारी थे कि इनको खींचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? बैलों की ज़रूरत पड़ रही है। इसी प्रकार काठक संहिता में भी 24 बैल वाले हल का वर्णन मिलता है, जो कि कठोर लकड़ी और भारी लकड़ी के हल बने होते थे, इसलिए ज़्यादा बैल की ज़रूरत पड़ती थी। साथ ही हमें क्या है, कृषि संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जुताई है, बुआई है, मड़ाई है, कटाई है, इन सब के लिए भी शब्द मिलते हैं। तो उसके लिए कृसंत, वपंत, लुलंत और मृदंत जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ क्या है कि चावल, गेहूं के प्रमाण मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। और हस्तिनापुर जो मेरठ में है, यहाँ से जंगली किस्म के गन्ने के भी अवशेष मिले हैं। इस समय में कृषि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था उसमें से प्रमुख शब्दावली है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जैसे हल, हल के लिए क्या है? सीर। और चावल, चावल के लिए क्या है? ब्रीही, तंदुल। धान यानी साली। करीस गोबर की खाद है। गोधूम गेहूं के लिए उपयोग है। और उड़द जो है उसके लिए मांस शब्द यूज हुआ है। गन्ने के लिए इच्छु शब्द यूज हुआ है। अगर सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो इस बार अब जो सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी वर्णन मिलने लगता है, ठीक है। अथर्ववेद में तालाब और कुओं के अतिरिक्त नहरों का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। साथ ही अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती थी, उससे फसलों को नुकसान होता था, उसके लिए भी मंत्रों का प्रयोग इस समय किया जाता था। अब हम कृषि के बाद पशुपालन की बात करें तो मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। लेकिन पशुपालन का महत्व कम नहीं हुआ है, से गौड़ जरूर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पशुपालन बंद हो गया। पशुपालन की आवश्यकता, कृषि के विकास के लिए भी पशुओं की आवश्यकता थी, ठीक है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में पशुओं की वृद्धि के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं और अब भैंस को भी पालतू बना लिया गया है। हाथी का पालना भी शुरू हो गया है। इसके लिए हस्ती या वारण शब्द मिला है हमें, जो वेदों में मिलता है, ठीक है। पशुओं का काम क्या था? बोझा ढोते थे, मांस मिलता था इनसे, हल खींचने का काम लिया जाता था, दूध, ऊन और जो शक्ति के कार्य होते थे, ठीक है, वो सारे पशुओं से करवाए जाते थे। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले जो कौन कौन से इस वक्त व्यवसाय होते थे उसकी एक सूची मिलती है हमें वासनेय संहिता और तैत्रेय ब्राह्मण से। उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसायी है वो कौन है? कुम्हार है, जिसे उस वक्त क्या कहा गया है? कुल्लाल, कुल्लाल कहा गया है, ठीक है। इस समय मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिसमें पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू कहा जाता था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत जो हैं उनमें कुम्हार और कुम्हार के चक्र, चाक, जिसे कुलाल चक्र कहा गया है, कुम्हार के चाक को क्या कहा गया है? कुलाल चक्र, इसका वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अन्य बहुत सारे व्यवसाय मिलते हैं। बेत का काम करने वाले मिलते हैं, स्वर्णकार है, मणिकार है, बांस की वस्तुएं बनाने वाला है, धातुओं को गलाने वाला, चमड़े का काम करने वाला, इन सब का भी वर्णन इस समय मिलता है। अब
जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण से ये पता चलता है कि इस समय जो व्यापारी थे वो श्रेणी में रह के व्यवसाय करते थे। श्रेणी मतलब एक संगठन बना के व्यवसाय करते थे, और विभिन्न व्यवसायी अपना एक समूह होता था और उससे व्यापार करते थे। अब बृहदारण्यक उपनिषद में श्रेष्ठिन शब्द आता है, इसी प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण में जो श्रेष्ठ शब्द आता है, इसी से ये बात पता चलती है। ठीक है, जो इन संगठनों के प्रधान होते थे, इन व्यापारिक संगठनों के प्रधान होते थे, उनके लिए गण, गणपति, श्रेष्ठी जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही इस समय जो ऋण लेने की व्यवस्था है या ब्याज पर धन देने की व्यवस्था है, वो भी प्रचलित हो चुकी थी। यद्यपि उसकी वैदिक साहित्य में आलोचना की गई है, लेकिन चूंकि उसका वर्णन मिलता है, इससे पता चलता है कि इस वक्त ये चीज़ प्रचलन में थी और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां अब तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो तैत्तिरीय संहिता में कुसीद शब्द मिलता है जिसका अर्थ ऋण है, और इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में कुसीदन शब्द मिलता है जिसका अर्थ है ऋण देने वाला। इस वक्त जो बांट माप है, इसके लिए रतिका, गुंजा, ये सब वर्णन मिलता है। ठीक है, ये मूल इकाई है बाट माप की। साहित्य में इसे तुला बीज कहा गया है। इसके अतिरिक्त निस्क, शतमान, पाद, कृसल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं, और अनाज मापने के लिए एक जो इकाई प्रयुक्त होती थी उसे द्रोण कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है द्रोण वाला, इसको ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम बात करें व्यवसाय में ही, तो इस वक्त मछुआरों का भी वर्णन मिलता है। वात्स्ययी संहिता में दास, धीवर और कैवर्त, ये जो शब्द मिलते हैं ये मछुआरे के लिए यूज किए गए हैं। सूत से संबंधित जो है, सूत काटने का है या वस्त्र बुनने का व्यवसाय काफ़ी प्रचलित था, और इसको जो मुख्यतः स्त्रियां करती थी। ठीक है, चूंकि हमने पीछे बताया कि कुम्हार इस समय का प्रमुख व्यवसायी है, तो यहाँ पर 4 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं हमें। एक तो काला लाल मृदभांड है, एक उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड है, एक चित्रित धूसर मृदभांड है, और लाल मृदभांड है। अब जो लाल मृदभांड है, ठीक है, इसकी बात करें तो ये सबसे प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है, क्योंकि आम लोग भी इसे प्रयोग करते थे। जबकि इस काल की मुख्य विशेषता जो है वो क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड, ये उस काल की मुख्य विशेषता है, और ये बताता है कि इस समय लोहे का प्रयोग होता था। तो जहाँ से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि इस समय यहाँ लोहा का प्रयोग होता था। ठीक है, तो अब व्यापार की बात करें तो इस वक्त तक समुद्रों का ज्ञान हो गया था। ठीक है, समुद्र को जानते थे, पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्र की यात्राओं का इसमें चर्चा मिलती है हमें साहित्य में। ठीक, और जो इस वक्त सिस्टम है लेन देन का, खरीदने और बेचने का, ठीक है, तो वो वस्तु विनिमय पद्धति है, बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं हम, ये इस वक्त प्रचलित था। सिक्के प्रचलन में नहीं थे, लोग वस्तुओं को आपस में अदल बदल कर ही व्यापार करते थे। ठीक, जैसे हमने वहाँ से गेहूँ लिया, उसके बदले उन्हें क्या किया, धान दे दिया, या गाय लेके गए, हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लाए साथ में, इस प्रकार से। और चूंकि ये स्थायी रूप से बस गए थे, तो इसलिए अब एक घर बनाने लगे थे, तो कच्ची ईंटों के घर मिलते हैं, ठीक है, जो लकड़ी के खंभों पर टिके होते थे। यद्यपि इस समय जो ग्रंथ हैं, हमारे वैदिक ग्रंथ है, वैदिक साहित्य है, उसमें नगर शब्द मिलता है, लेकिन जिन नगरों का इसमें वर्णन किया गया है, जैसे हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ये प्रोटो अर्बन साइट्स हैं, यानी नगर बनने से पूर्व की अवस्था को इंगित करते हैं। तो दोस्तों, ये आर्थिक क्रिया पे आज का वीडियो था। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके हमें सुझाव दें कि हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद।